मोशन में जो तीन मेजर टॉपिक हैं, 2D मोशन मीन्स मोशन इन अ प्लेन, इसमें तीन टॉपिक है, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग लास्ट 3-4 क्लास से प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे थे, और रिलेटिव मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले भी था जनरल जो 2D मोशन का हम लोग किस तरह से प्लान बनाया भाई। तो 2D मोशन को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया 2 1 डायमेंशनल मोशन, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड द अदर अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट यूज करेंगे, ए एक्स, वी एक्स, यू एक्स, एस एक्स, इन सब का यूज़ किया हम लोगों ने। सिमिलरली वाई कंपोनेंट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, वाई कंपोनेंट की तरफ इक्वेशन लिखेंगे तो ओनली वाई कंपोनेंट डील किया। प्रोजेक्टाइल मोशन इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे और वेक्टर के डाउट्स देखेंगे, थोड़े डाउट्स देखेंगे, तो कोई बात नहीं है। पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर जाते जाते हम लोग डाउट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो सर्कुलर मोशन में क्या है भाई, तो नाम से ही क्लियर है, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा तभी सर्कुलर मोशन बन रहा है भाई। देखो, सर्कुलर मोशन के लिए कोई एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलेशन, और इसके चारों तरफ आर रेडियस पे कोई एक पाथ है, समझो सर्कुलर पाथ, और इसमें रोटेशन हो रहा है, इसमें रोटेट कर रहा है। दो तरह का मोशन हम लोग समझते हैं भाई, दो तरह का मोशन समझते हैं। मान लो ये सेंटर है, इसको सेंटर समझता हुआ ये सर्कुलर पाथ है जिस पे कि मोशन होगा। कोई भी सर्कुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ सर्कल पहले से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो भाई, कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में फॉलो हो रहा है, कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर हमारा पार्टिकल फॉलो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी जो है इस तरह से टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी जब सर्कुलर पाथ है तो वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंशियल होगा। एक रेडियस हुआ और ये एक टेंजेंट हुआ, इसको सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियली अगर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल शो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर आया तो ये है वेलोसिटी, यहाँ आया तो ये है वेलोसिटी, यहाँ पे आया तो ये है वेलोसिटी भाई। टेंजेंशियल चलना है हमेशा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ पे है तो ये है वेलोसिटी, इस तरह से वेलोसिटी है। यहाँ टॉप पे चले जाएंगे तो ये है वेलोसिटी, टॉप पे एक ही पॉइंट अगर दिखाएं तो ये है वेलोसिटी। इस तरह से हर जगह अलग अलग वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम है। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा स्पीड सेम रहे। तो ऐसा मोशन जब स्पीड सेम रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है भाई, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये समझना है, सर्कुलर मोशन इज ऑफ 2 टाइप। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं करता। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आया तब भी 2 मीटर पर सेकंड है, स्पीड डायरेक्शन जरूर चेंज हो रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी का क्या बोलेंगे, बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड यहाँ पे सेम है। तो बताओ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का क्या लिखें, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का क्या लिखें, बोलो भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं? स्पीड हमेशा 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में आ गया दो चीज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, बट यहां पे वेलोसिटी है 2j कैप। अगर ये इधर x एक्सिस लें, ऐसे x एक्सिस लें, इधर y एक्सिस लें, तो यहाँ पे है 2j कैप मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 2 - i कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ का वेलोसिटी ये है।
यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड तो है, बट ये वेलोसिटी है माइनस जे कैप में, तो ये वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगा, ये अलग अलग है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट सिंस इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड जरूर सेम है, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह लिखो। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है वो मान लो 4th पॉइंट पे वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो वो है 2 मीटर पर सेकंड जो है, इसको हम लोग पूरा अच्छे से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 2i कैप मीटर पर सेकंड। ये है हमारा वेलोसिटी एट 4 नंबर पॉइंट। मान लो ये 4 नंबर पॉइंट है, तो ये 2i मीटर पर सेकंड है, 2i कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप तो भाई डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है, माइनस जे कैप है डायरेक्शन दिखाने को यूज होता है, इसलिए वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड का ही तो मामला है, सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। सीलिंग फैन अगर है मान लो फुल स्पीड में, तो फुल स्पीड में पिछले 1 घंटे से लास्ट 1 आवर से चल ही रहा है, तो भाई अपना एक कांस्टेंट स्पीड बना हुआ है, वही स्पीड मेंटेन है, उतना ही स्पीड से कोई भी पार्टिकल जो सीलिंग फैन में हमने मान लो मैग्नेट चिपका दिया, सीलिंग फैन के एक ब्लेड पे मैग्नेट, तो मैग्नेट का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फुल स्पीड में आ चुका है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका स्पीड कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। कभी 2 जे कैप है, कभी 2 माइनस जे कैप है, कभी 2 माइनस आई कैप है, कभी 2 आई कैप, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यहाँ पे है मान लो टॉप पे बॉटम पे कहीं भी देख सकते हैं, एक सेंटर हो गया भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो है ये है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये किस डायरेक्शन में, तो भाई माइनस आई कैप में है, ऐसा दिखाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे आ गया मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 4 मीटर पर सेकंड किधर हो गया भाई, तो वेलोसिटी हो गया माइनस जे कैप में। यहाँ पे देखा वेलोसिटी स्पीड यहाँ चेंज हो चुका, मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो भाई अलग है वेलोसिटी। यहाँ पे हो सकता है कि ये 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड, और ये जे कैप में है, ये यहाँ आई कैप में है। तो इस तरह से वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, बट यहाँ स्पीड भी चेंज हो रहा है, और स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंजेज विद टाइम, स्पीड चेंजेज विद टाइम। तुम भी लिख लो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन है, स्पीड हमारा सेम नहीं रहेगा, स्पीड चेंजेज विद टाइम। और वेलोसिटी तो भाई वेरिएबल ही रहना, वेलोसिटी इज वेरिएबल, ये तो वेरिएबल होना ही है, क्योंकि उसमें वेरिएबल हो गया तो इसमें क्यों नहीं वेरी, इसमें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, इसमें वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी तो चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तब भी बोलेंगे वेलोसिटी चेंजिंग। यहाँ पे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज वेरिएबल सिंस इट्स मैग्नीट्यूड, जिसको बोलते हैं स्पीड, एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। लिख लो भाई, लिख लो, चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। तो ये बोला हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कॉन्सेप्ट समझते चलना है भाई, कॉन्सेप्ट समझते चलना है। इसमें फॉर्मूलाज का डेरिवेशन तो आप ओवरलुक कर सकते हो, थोड़ा बैकग्राउंड जरूर जानना पड़ेगा, एक बार डेरिवेशन कहाँ से आया वो एक बार समझने की ज़रूरत है। आपके पैटर्न बिल्कुल बदल गए हैं अब, ऑब्जेक्टिव तो डेरिवेशन से अब आप दूर भागते हैं, फिर भी एक बार डेरिवेशन का बैकग्राउंड जरूर जानना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म है। सर्कुलर मोशन नाम ही है तो सर्कुलर मोशन तो होना ही है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मून के चारों तरफ, मून जो है चारों तरफ अर्थ के रोटेट कर रहा है, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, या बोले कि ये अर्थ है तो ये सन है।
तो सन के चारों तरफ जैसे मूव करता है या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अगर मान लो ये एक पार्टिकल हो, इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें, एक धागा लगा दें और ऐसे ऐसे करके रोटेट कराने लग गया, या ऐसे ऐसे रोटेट करे, स्ट्रिंग लगा करके रोटेट कर सकते हैं। या फिर कोई साइकिल चलाता हुआ, मान लो साइकिल चलाता हुआ इस पर अपना चल रहा हो, इस साइकिल चला करके और इस सर्कुलर पाथ में चल रहा हो, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन होगा। सीलिंग फैन है मान लो, और सीलिंग फैन के एक ब्लेड पे हमने क्या किया, एक मैग्नेट चिपका दिया यहाँ पे, तो इस वाले पार्टिकल का मोशन तो ऐसा होगा भाई, जैसे जैसे फैन मोशन करता रहेगा और इसका मोशन होता रहेगा, ये अपने सेंटर के अराउंड इस तरह सर्कुलर पाथ में फॉलो करेगा। तो इसका अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ आएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ आएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होता रहेगा। वेलोसिटी ऑलवेज सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ऑलवेज वेलोसिटी है टेंजेंशियल। इन सर्कुलर पाथ लिखते चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सर्कुलर पाथ, दैट इज सर्कुलर जब मोशन होगा, सर्कुलर पाथ वेलोसिटी इज टेंजेंशियली डायरेक्टेड, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में तो भाई टेंजेंशियल ही होता है, सबको मालूम है। दो तरह के सर्कुलर मोशन हो गए, वो सबको समझ में आ गया। अब देखो, ध्यान देना है, आखिर कौन इसका डायरेक्शन चेंज करता रहता है। अब जरा इसका पढ़ना है हमें, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन तो ज़रूर चेंज होता है, डायरेक्शन ज़रूर चेंज होता है। तो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? इधर हमारा देखो, इधर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला था ये कॉलम, और इधर था ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला। तो अब मैं दोनों का थोड़ा रीज़न डिस्कस करूं, दोनों में कौन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो ज़रा समझेंगे। तो चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सर्कुलर मोशन में ज़रूरी है डायरेक्शन चेंज होना, ज़रूरी है डायरेक्शन चेंज होना। तो डायरेक्शन कौन चेंज कराता है, वो ज़रा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको ज़रा समझा जाए, मेन जो बात है वो समझें। एक्सेलरेशन, मेन कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन दो तरह का होता है सर्कुलर मोशन में। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ध्यान देना, कोई मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई स्ट्रिंग लगा करके और एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहा हो। पेन में स्ट्रिंग लगा दो, छत पे जाओ, पेन में स्ट्रिंग लगा दो छोटा सा, मान लो एक हाथ का, 1 मीटर का लगा दिया, और एक एंड को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ये हैंड यहाँ पे है और ये घुमा रहे हैं इस तरह से, पार्टिकल को इस तरह से मोशन करा रहे हैं। यहाँ है तो स्ट्रिंग ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पे है तो वेलोसिटी तो ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पे आए वेलोसिटी ऐसे है, स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पे आए तो भी वेलोसिटी भाई ऐसे टेंजेंशियल है, स्ट्रिंग हमारा ऐसे यहाँ पे अभी इस तरह से चल रहा है भाई। ये सब 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है और स्ट्रिंग सेंटर की तरफ है, तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दिखे या ना दिखे, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आपको 3 डायमेंशनली सोचना होगा इसको, हमेशा ये परपेंडिकुलर है भाई, ध्यान रखना, हमेशा परपेंडिकुलर है। इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना कि इसका सर्कुलर मोशन, इस स्ट्रिंग ने जो फोर्स लगाया है ना, एक फोर्स लगाया स्ट्रिंग के थ्रू, इस बॉल पे फोर्स लगता है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है और ये फोर्स है जो स्ट्रिंग ने लगाया है। या फिर यूँ समझो कि अगर ये अर्थ है और ये वाला मून है, तो अर्थ ने मून पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है। याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो Gm डिवाइडेड बाई r²। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने लगाया है इसको, मून को अपनी तरफ, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर सोचो ये स्ट्रिंग जिससे तुम कनेक्ट करके पेन को और ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हो, अगर एक बार ये स्ट्रिंग कट हो जाए तो क्या होगा? ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं और किसी ने यहाँ से स्ट्रिंग कट कर दिया, या फिर अपने आप ही इतना ज़्यादा टेंशन डेवलप हुआ, इतना ज़्यादा स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप हुआ कि वो टूट गया अपने आप ही। तो जब स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा तो इसको घुमाने वाला, इसका डायरेक्शन चेंज करने वाला नहीं रहा, तो उस कंडीशन में ये टेंजेंशियली थ्रो हो जाएगा, टेंजेंशियली थ्रो हो जाएगा ये।
ऐसे ऐसे घुमाते हो और एक ही बार सडनली छोड़ दिए या स्ट्रिंग टूट जाए, तो जब जहाँ था उससे ये टेंजेंशियली प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना छोड़ दे मून पे, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि इफ़ अर्थ स्टॉप एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून, तो मून का क्या होगा? तो मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता नज़र नहीं आएगा। वो जो वेलोसिटी इसका रहेगा उस वेलोसिटी से समझो थ्रो हो गया, इसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स ही नहीं लगाया। इसने फोर्स नहीं लगाया तो इसको डायरेक्शन चेंज नहीं करा पाया। हमेशा फोर्स लगाते रहना पड़ता है, तब जाकर डायरेक्शन चेंज होता है। ऐसा फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। ये है वेलोसिटी, ये है फोर्स डायरेक्शन। ये है वेलोसिटी तो ये है फोर्स डायरेक्शन। ये है वेलोसिटी तो ये है फोर्स डायरेक्शन, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ये वेलोसिटी है तो ये है फोर्स डायरेक्शन। हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है, वही इसका डायरेक्शन चेंज करता है। स्ट्रिंग भी देखो हमेशा सेंटर से लगा रहता है और ये स्ट्रिंग इसको सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। ये फोर्स लगाता है, ये वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहता है और तभी ये सर्कुलर मोशन करता है। अगर यहाँ ब्रेक हो जाए तो फिर ये भी टेंजेंशियल थ्रो हो जाएगा। इट मीन्स सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करने के लिए वी नीड सेंटर की तरफ एक फोर्स। ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। फोर्स दो तरह के सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब है सेंटर, पेटल मतलब उसको ढूंढता हुआ, सेंटर को ढूंढता हुआ, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स स्ट्रिंग का फोर्स, या सेंटर की तरफ लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, या सेंटर की तरफ लगता हुआ ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ? तो इलेक्ट्रॉन इसलिए रिवॉल्व करता है क्योंकि ये सेंटर की तरफ यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है। बिना सेंटर की तरफ फोर्स लगे हुए कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स हमेशा चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबल है इसका डायरेक्शन चेंज करने में। एक बार ये फोर्स अगर जीरो हुआ तो ये टेंजेंशियल थ्रो हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और सर्कुलर पाथ मेंटेन नहीं होगा अगर ये फोर्स बंद हो जाए। इसलिए सेंटर को ढूंढता हुआ फोर्स, सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, is responsible for change in direction of velocity to keep or maintain क्या? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि सर्कल में चले और उसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहे। ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं FC लिख करके। FC मतलब सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये क्लियर हुआ? फोर्स के मामले में बता रहा हूँ कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रिपिटल फोर्स और दूसरा जो होगा वो अभी देखेंगे हम लोग। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ होगा उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। कितना होगा? तो सेंट्रिपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स।
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में भी ये रिलेशन होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ, सेंटर को, पेटल मतलब ढूंढता हुआ, सेंटर की तरफ लगता हुआ, हमेशा इसका नज़र होगा सेंटर की तरफ लगना है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स बोला। एक और फोर्स होता है, यानी एक और एक्सेलरेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड हेंस इधर हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। ये क्या करता है और ये क्या होता है, ये भी समझने हैं। टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, ये जरा देखा जाए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, अभी आप मत समझना कि ये क्या लिख रहे हैं, फोर्स क्या होता है वो बता रहे हैं, वैल्यू भी साथ में लिख दे रहे हैं ताकि कभी भी नोट कर लोगे तो ये बाद में तो समझ जाओगे कि ये वैल्यू कहाँ से लिखे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ये dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। v मतलब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का मॉड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये स्पीड चेंज करता है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, इट चेंजेज स्पीड। इट चेंजेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू मेंटेन सर्कुलर पाथ। कोई बात नहीं है, सब कुछ समझेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा स्पेस कम था, टेढ़ा हो गया। सेंट्रिपिटल की बात कर रहे थे, और सेंट्रिपिटल हम लोगों ने देखा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंज करता है, सेंटर की तरफ लगता रहता है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास को ही तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। जो भी है इसका मास सेंटर की तरफ लग रहा है, फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बोला, और सेंट्रिपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास करते हैं तो आता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, इस बात को समझा जाए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये क्या करता है, ये स्पीड चेंज करता है, ये स्पीड चेंज करता है। मान लो सर्कुलर पाथ हो रहा हो, सर्कुलर पाथ हो रहा हो, 2 मीटर पर सेकंड अभी का स्पीड है, तो भाई ये 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे आकर के 4 मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज होना है, तो 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगा, स्पीड कैसे बढ़ जाएगा। जबकि अगर सेंट्रिपिटल होता तो ये तो सेंटर की तरफ लगता, ध्यान देना, ये तो सेंटर की तरफ। यहाँ बहुत समझने की बात है भाई, किसी भी सर्कुलर मोशन में, एक एग्जाम्पल पहले समझ लो तुम, स्पीड कैसे चेंज हुआ वो आप समझ पाओगे। एक बाइक है, मान लो एक बाइक है या कुछ भी है, पार्टिकल है, ये आगे रोड पे जा रहा हूँ। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इसका एक कंपोनेंट होगा जो इसका स्पीड बढ़ाने में लगेगा, और एक कंपोनेंट को स्पीड से बढ़ाने में कोई मतलब नहीं होगा। एक ये है फोर्स परपेंडिकुलर, एक है ये फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी जिधर है, इस फोर्स जो लगाया उसका 2 कंपोनेंट हुआ, 2 इफेक्ट हुआ। ये जो फोर्स लगाएंगे, मान लो टॉय है, ये टॉय है, जैसे बच्चा में टॉय होता है, उसमें स्ट्रिंग लगा के उसको पुल करता है कोई छोटा सा 2 साल का बच्चा, तो ये इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ये इसका स्पीड बढ़ाएगा। कभी भी बाइक हो या कोई टॉय हो, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सेलरेशन। ये तो सबको मालूम है भाई, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, मीन्स उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करोगे, तभी हमारा स्पीड बढ़ेगा। अब बाइक ऐसे जा रहा तो पीछे से धक्का मारो ना भाई, स्पीड बढ़ जाएगा। अगर बाइक ऐसे जा रहा है तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन लगाओ, स्पीड बढ़ेगा। अपोजिट में लगाओगे डिक्रीज होगा स्पीड। तो इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, स्पीड का इंक्रीमेंट, वेलोसिटी के डायरेक्शन में पहले भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड का इंक्रीमेंट, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट में होंगे तो स्पीड का डिक्रीमेंट। तो अगर बाइक अगर मान लो ऐसे जा रहा हो राइटवर्ड,
ये है वेलोसिटी, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग गया इधर, इंजन को कर दिया ऑफ, इंजन फोर्स लगाना बंद कर दिया, और इस पे हम लोगों ने क्या किया, ये फ्रिक्शन फोर्स तो भाई इस पे लगेगा, इंजन को कर दिया ऑफ। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जबकि वेलोसिटी है हमारा किधर भाई, तो वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे कंडीशन में जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सबको पता है भाई स्पीड डिक्रीजेज, कई बार बताया है, पहले भी बताया है ना भाई ऐसे। और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड इंक्रीजेज, बताया था कि नहीं। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप समझ रहे हो, आप तो ऐसे जा रहे हो, मस्त छुट्टी हो गई, स्कूल से जा रहे हैं, पीछे से कोई धक्का मार दिया तो स्पीड बढ़ जाएगा ना तुम्हारा। और तुम जा रहे हो उधर दौड़ के, कोई आगे से धक्का मार दे, या आंधी आ गया, आंधी मान लो इस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा हो, तो तुम्हें दौड़ तो रहे हो, मुश्किल हो रहा है चलना, स्पीड वेलोसिटी कम कर देगा ये। तो स्पीड कम हो जाता है जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन होता है, और सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, स्पीड इंक्रीमेंट, स्पीड डिक्रीमेंट सबको मालूम है। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर में मिलेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, ये चुपचाप रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको वेलोसिटी बढ़ाने से मतलब नहीं है। वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए इधर फोर्स लगना चाहिए या एक्सेलरेशन, और डिक्रीज करने के लिए इधर। तो एक फोर्स अगर 10 न्यूटन तुम लगाए हो तो ये 10 न्यूटन स्पीड बढ़ाने में नहीं लगा है, इस 10 न्यूटन का इधर का कंपोनेंट अगर 6 न्यूटन है तो ये 6 न्यूटन ही इसका स्पीड बढ़ा रहा है। ठीक है भाई, अगर ये मूविंग बॉडी है, ये वेलोसिटी है, अगर मैं ऐसे 10 न्यूटन लगा दूं, ऐसे 10 न्यूटन, तो ये क्या करेगा भाई, यही फोर्स लगा दिया ऐसे, तो इसका कंपोनेंट इधर वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, जीरो है। क्यों? परपेंडिकुलर में है ना भाई 90 डिग्री, तो इस फोर्स का वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 90 डिग्री यानी जीरो। यानी कि ऐसे फोर्स लगाने से कोई वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो स्पीड ये नहीं इंक्रीज कर सकता। अगर इधर होता फोर्स तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलता, इसका इफेक्ट 2 होता, ऐसा फोर्स होता तो इसका इफेक्ट 2 होता, एक लेफ्टवर्ड और एक अपवर्ड। तो अपवर्ड वाला स्पीड नहीं बढ़ाएगा, ये नहीं कम करेगा, ये वाला जरूर हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो ये इसका स्पीड को डिक्रीज करेगा। इसलिए स्पीड में चेंज तभी होता है जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स यानी एक्सेलरेशन लगे। सेम डायरेक्शन में लगेगा स्पीड का इंक्रीमेंट, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा स्पीड का डिक्रीमेंट। डायरेक्टली अपोजिट में लगे या ऐसा फोर्स लग जाए कि इसका एक कंपोनेंट अपोजिट में हो जाए, बात एक ही है। ऐसा अगर कोई फोर्स लग गया तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, मान लो इधर 8 हो गया, इधर 6 हो गया, तो ये 6 वाला जो है ना वो वेलोसिटी के अपोजिट में है, ये डिक्रीज कराएगा, ये वाला डिक्रीज नहीं कराएगा। परपेंडिकुलर का इफेक्ट हमेशा डायरेक्शन चेंज में होता है। देखो ये परपेंडिकुलर लगा ना, ये डायरेक्शन चेंज करेगा। इस फोर्स का कोई कंपोनेंट ना इधर है ना इधर है, ना वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ना अपोजिट में है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है तो स्पीड बढ़ाएगा नहीं, वेलोसिटी के अपोजिट में कंपोनेंट नहीं है स्पीड कम नहीं करेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में है ओनली डायरेक्शन चेंज। इसलिए जो सेंटर की तरफ लगे यानी कि परपेंडिकुलर हो वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड कौन चेंज करेगा, तो स्पीड चेंज करेगा जो टेंजेंशियल लगे। टेंजेंशियल लगे मतलब समझो ध्यान से, मतलब कोई फोर्स ऐसे लगे, अगर ऐसे फोर्स लगेगा तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक सेंटर की तरफ दूसरा टेंजेंशियल। तो ये जो कंपोनेंट है यही वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स का एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल लगे उसको टेंजेंशियल बोलेंगे, और एक जो सेंटर की तरफ लगे उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे। तो फोर्स 2 होता है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का काम है स्पीड को बढ़ाना, स्पीड चेंज करना। ध्यान देना, अगर ये सर्कुलर पाथ है और ये अगर मान लो वेलोसिटी डायरेक्शन है, फोर्स ऐसे लग रहा हो तो इसका 2 कंपोनेंट हुआ, ये तो वेलोसिटी था, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया मान लो 10 न्यूटन का फोर्स, और इधर वाला कंपोनेंट इसका हो गया वो मान लो 8 न्यूटन है। अगर ऐसा है तो दिस 8 न्यूटन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स, और इस 10 न्यूटन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स विल चेंज डायरेक्शन। इस फोर्स को हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, एक हमारा हो गया टेंजेंशियल,
तो टेंजेंशियल वाला क्या करेगा, इसका स्पीड में इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में लगा है। ये वाला स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। इसलिए इन जनरल इन एनी सर्कुलर मोशन देयर विल बी टू फोर्स। इन जनरल दो तरह के ही फोर्स हो सकते हैं, एक सेंटर की तरफ, दूसरा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल स्पीड का कंट्रोल करेगा, स्पीड को कम ज़्यादा करेगा, और टेंजेंशियल हमेशा डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। इतना डिस्कशन में यही क्लियर किया हमने कि अगर स्पीड बढ़ाना है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए। कम करना है स्पीड का तो फोर्स या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अपोजिट टू वेलोसिटी चाहिए। सो टेंजेंशियल फोर्स चेंजेज स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। स्पीड चेंज करता है टेंजेंशियल फोर्स। अगर टेंजेंशियल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो देन स्पीड का इंक्रीमेंट होगा। जैसे देखो इधर हमारा इस वेलोसिटी, इधर ही टेंजेंशियल फोर्स है, तो अगर इसी डायरेक्शन में होगा देन स्पीड विल इंक्रीज, तो स्पीड इंक्रीज करता है। और टेंजेंशियल फोर्स अगर अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन हो जाए देन स्पीड डिक्रीजेज। इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं ये भी दिखा रहा हूं। देखो अभी इस वाले में क्या था, इस वाले केस में देखा तुमने कि टेंजेंशियल जो फोर्स है कंपोनेंट, ये वाला नेट फोर्स था। ये वाला क्या था, नेट फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग नेट फोर्स। ये जो था नेट फोर्स था। इस नेट फोर्स का हमने दो कंपोनेंट लिया, कलर चेंज कर दूंगा अगर हम लोग, चलो इस फोर्स का हमने दो कंपोनेंट किया, एक कंपोनेंट इधर मिला, दूसरा कंपोनेंट इधर मिला। किसका भाई, तो इसको रिजॉल्व कर दिया, नेट फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। एक हो गया सेंट्रीपिटल, दूसरा हो गया टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ने स्पीड बढ़ाई। यहां पे देख रहे हो कि टेंजेंशियल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसलिए स्पीड का क्या होगा, इंक्रीमेंट। अगर यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे वेलोसिटी जाकर के और इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीमेंट, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाया तुम्हें स्पीड में इंक्रीमेंट का, दूसरा भी एग्जांपल दिखाता हूं अभी। अगर मान लो कोई सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है और यहाँ पे ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, सारे लोग ध्यान से ज़रा देखें, और ये यहाँ पे इस पे कोई फोर्स अगर ऐसे लगे, इस तरह से अगर नेट फोर्स लगे, मतलब नेट फोर्स तो है जिसमें कि एक सेंटर की तरफ है टेंजेंशियल, ये सेंट्रीपिटल, और दूसरा है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये है टेंजेंशियल। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इस वेलोसिटी के अपोजिट में हो गया, जा तो रहा है इधर लेकिन इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा कि इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट में है और दूसरा तो परपेंडिकुलर है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, इट विल चेंज डायरेक्शन। ये तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा भाई। लेकिन ये क्या करेगा, ये डिक्रीजेस द स्पीड, will cause decrement in speed। क्यों भाई, क्यों डिक्रीमेंट इन स्पीड, क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है भाई, तो अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन है। देखो दो ही तरह का होता है, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल। तो यहां पे देख रहे हो सेंट्रीपिटल इधर है और टेंजेंशियल अपोजिट में है, तो अपोजिट में है तो स्पीड का डिक्रीमेंट करेगा, मतलब इधर एक्सेलरेशन हो गया। अपोजिट में है तो ये टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि फोर्स तो होता है भैया मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना होगा तो वो होगा टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास।
और ये देखो स्पीड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा कि स्पीड में इंक्रीज हो रहा है तो भाई dv/dt को बोलते हो एक्सेलरेशन, बोलते हो ना, एक्सेलरेशन बोलते हो dv/dt। तो वही समझो कि वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, लेकिन इधर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और वो कितना है तो dv/dt है। इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो सारा का सारा टेंजेंशियल ही होता है, चाहे इसी डायरेक्शन में होगा चाहे अपोजिट में होगा। इसलिए स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता था भाई, तो dv/dt। तो अभी भी dv/dt एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन सा है, ओनली टेंजेंशियल पार्ट है। टेंजेंशियल पार्ट इज dv/dt, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv/dt। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स की बात करेंगे तो वो है ndv/dt, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल फोर्स मिल गया मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड का मतलब है मॉड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड का मतलब क्या है, मॉड ऑफ वेलोसिटी, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी, ये बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड चेंज। बोलो भाई, अब थोड़ा क्लियर हुआ। मैंने बताया दो तरह का एक्सेलरेशन, दो तरह का फोर्स। अब जरा समझने का कोशिश करें, फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूं ताकि किसी को कहीं कंफ्यूजन रहे तो वो क्लियर हो जाए। मैंने बताया सबसे पहले कि दो तरह का सर्कुलर मोशन, ध्यान देना, दो टाइप का सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझने का अंडरस्टैंडिंग जो बनाना है वो इस बात पे बनाना है भाई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सीलिंग फैन जब फुल स्पीड पे रहे तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अब तुम समझ गए हो तो तुम बता सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होंगे, क्या दोनों होंगे या एक ही होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होंगे, बताओ भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अरे भाई ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, यस और नो? होता है। कौन करेगा, कौन करेगा, कौन एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा भाई? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ही डायरेक्शन चेंज करेगा। इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन जो नेट है वो सेंट्रीपिटल तो है, टेंजेंशियल तो क्या स्पीड चेंज होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? नहीं होता है, नहीं होता है। अरे भाई स्पीड में तो चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए dv/dt क्या होगा, जीरो। टेंजेंशियल कोई होता ही नहीं है एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा अगर तो स्पीड चेंज कर देगा। और तुम्हें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई स्पीड चेंज नहीं होता, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सेंट्रीपिटल ही रहेगा। और सेंट्रीपिटल कितना होता है तो वो भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, इसका डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है। जितना स्पीड से सर्कुलेशन हो रहा है, ध्यान देना, जितना स्पीड से सर्कुलेशन हो रहा है और जितने बड़े रेडियस पे हो रहा है तो स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और किधर लगेगा भाई, तो ये लगेगा टूवर्ड्स सेंटर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली वन एक्सेलरेशन, ये वाला नहीं होता, सिर्फ सेंट्रीपिटल ही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब देखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताओ क्या डायरेक्शन चेंज होता है, यस और नो? होता है। तो सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीपिटल होगा जब जितना स्पीड है और जितना रेडियस है। स्पीड अगर यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ का जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC1 अगर बोलूँ मैं तो ये है स्पीड 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस जो भी है R।
यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नंबर 2, ये क्या होगा भाई, तो यहाँ का स्पीड है 4, स्पीड है 4, इसलिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है सेंट्रीपिटल मान लो एक्सेलरेशन नंबर 4 लिखें, 4th पोजीशन पे मान लो, तो इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ का स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर करना पड़ेगा। यहाँ का स्पीड था 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मान लो ये 3 नंबर पॉइंट लिखते हैं, ये 2 नंबर पॉइंट लिखते हैं, तो ये 3 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे हम लोगों का ये जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नंबर 3, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, तो इसका भी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ स्पीड है 5, तो 5 स्क्वायर बाई आर, आर का वैल्यू अगर कुछ दिया रहेगा वो वैल्यू रख देंगे। इस तरह से देख रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। किसी भी टाइम पे क्या स्पीड है वो स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बड़ा स्पीड बड़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में होगा तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए सेंटर की तरफ, तब जाकर सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करा पाएगा। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नंबर 1 एक्सेलरेशन ये तो होना ही है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन हमारा 2 है, सेंट्रीपिटल है और दूसरा टेंजेंशियल भी है। क्यों भाई, स्पीड चेंज हो रहा है, वहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाज 0। टेंजेंशियल है ही नहीं, जो है परपेंडिकुलर, यही है भाई एक्सेलरेशन। तो इसमें कोई कंपोनेंट ना इधर था ना उधर था, स्पीड चेंज नहीं होता था, इसलिए बोलते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ पे बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा हो वहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जहाँ डिक्रीज हो रहा हो तो वेलोसिटी के अपोजिट में। इसलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और वो कितना होता है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड लिखा मॉड ऑफ वेलोसिटी को, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसलिए 2 एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, एक इधर था सर्कुलर मोशन, इधर यूनिफॉर्म, तो इधर नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान रखना ये है। तो यहाँ पे ये आपको पता है, ये तो नीचे लिख ही दिया हमने कि अगर सेम डायरेक्शन होगा वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तो स्पीड में इंक्रीमेंट ये हमारा चेंज करते रहेगा स्पीड को, चेंजेज स्पीड, और ये है चेंजेज डायरेक्शन। दोनों का अपना अपना काम है। परपेंडिकुलर वाला सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट रखता है वही हमारा इसका स्पीड चेंज कर सकता है। सो इन जनरल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होंगे। अच्छा भाई, एक और फॉर्मूला इसमें जानो, ये बताओ इसके लिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो नेट होता है, 2 ही तरह के एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में है, वो होता है AT प्लस AC। और 2 कंपोनेंट ही तो है, तो दोनों को ऐड करोगे तो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब एक एक्सेलरेशन, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ समझो, ये है सर्कुलर मोशन, ये है इधर हमारा AC और इधर है AT। वेलोसिटी भी इधर ही है, उसको अलग कलर से दिखाया, और ये है एक्सेलरेशन। तो ये है तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन है, ये वाला है भाई नेट एक्सेलरेशन। ये ग्रीन जो दिखाया वो नेट एक्सेलरेशन दिखाया। इस ग्रीन नेट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हुए जो वाइट से दिखाया है। एक है टेंजेंशियल, जो याद हो चुका है अब तुम्हें, dv/dt, और ये है सेंट्रीपिटल, जो याद हो चुका है v स्क्वायर बाई आर, अगर इसका स्पीड v है अभी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AC प्लस AT। और देखो भाई AC प्लस AT वेक्टोरियली, और देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा AC है और ये AT है, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो तो यही रिजल्टेंट है, A इज इक्वल टू AT प्लस AC। और ये AT और AC आपस में है परपेंडिकुलर। AT और AC क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम लोग नेट एक्सेलरेशन का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये 2 ही तो होते हैं इसके कंपोनेंट, दोनों का रिजल्टेंट ही तो नेट है।
AC और AT इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा नेट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC इंटू AT इंटू कॉस, तो 90 डिग्री है भाई, दोनों के बीच में एंगल 90 परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में, इसलिए ये क्या हो गया, तो ये तो भाई 0 हो गया, तो बचा क्या ये, तो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये भी जरा आप ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी दिस, नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है, वेक्टोरियली लिखें तो ये है। वेक्टर सम करने हैं AC और AT को, इसीलिए वेक्टर बहुत ज़रूरी है, और किसी का वेक्टर वीक रहेगा तो आगे के चैप्टर्स बर्बाद हो जाएंगे। सो इन जनरल दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हुए। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पेशल केस है, नॉन यूनिफॉर्म का समझो। स्पेशल केस है जिसमें AT गायब हो जाएगा, AT नहीं रहेगा, ओनली AC रहेगा, तो कोई बात नहीं है। जब एक ही एक्सेलरेशन रहेगा ओनली AC, तो वही नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। बट इन जनरल दोनों एक्सेलरेशन हो सकते हैं, और उस एक्सेलरेशन में और AC और AT में क्या रिलेशन है वो समझिए। AC प्लस AT इज नेट एक्सेलरेशन, वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो हम लोग स्टार्टिंग से ज़रा देख रहे थे कि मैंने पहले बताया कि सर्कुलर मोशन इज़ ऑफ 2 टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान देना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो तरह के मोशन हुए। अब तक का मैं समराइज कर दूं ताकि उसके बाद किसी को डाउट रहे तो वो पूछ लेगा। फिलहाल ये है कि हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। यूनिफॉर्म वाले में स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता रहता है, इसलिए सेंट्रिपेटल तो होगा। और सेंटर की तरफ जो लगता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगे जिस तरह से मून पे अर्थ लगाता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स लगे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आपस में बीच में फोर्स होता है, या स्ट्रिंग से लगाया हो, तुम घुमा रहे हो, या कोई बाइक से ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो, तो फ्रिक्शन देता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ फोर्स। अगर आप स्मूथ सरफेस पे होगे तो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाओगे, अगर रफ सरफेस पे फ्रिक्शन है तभी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाओगे। तो वहाँ फ्रिक्शन देता है, जो भी फोर्स दे लेकिन एक सेंटर की तरफ फोर्स देगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने वाला चाहिए फोर्स तभी सर्कुलर पाथ होगा, और डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स, और डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो इधर हमारा ओनली सेंट्रिपेटल है, इधर हमारा बोथ सेंट्रिपेटल एंड टेंजेंशियल दोनों है, यहाँ पे दोनों है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले तो बताया डेफिनेशन कि स्पीड चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वैल्यू चेंज हो या ना हो वेलोसिटी वेरिएबल हो गए। ठीक है भाई। फिर मैंने बताया कि 2 तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, इसमें 2 तरह के एक्सेलरेशन, 2 तरह के फोर्स का। तो एक्सेलरेशन 2 तरह का है सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रिपेटल होता है और एक टेंजेंशियल होता है। सेंट्रिपेटल क्या करता है भाई, तो सेंट्रिपेटल हमारा डायरेक्शन को चेंज करने में लगा रहता है, तो चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ। वैल्यू कितना होता है सेंट्रिपेटल का, तो सेंट्रिपेटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और इसका वैल्यू मैंने बताया कि ये कितना है भाई, तो v स्क्वायर बाई आर, जितने स्पीड से सर्कुलर मोशन होगा वो स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये है इसका वैल्यू। और AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वही है, लेकिन ये टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला है, उसी से हमारा स्पीड चेंज होता है। तो ठीक है भाई। तो सिमिलरली फोर्स भी 2 हो गए, सेंट्रिपेटल एंड टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड एंड सेंट्रिपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ। और टेंजेंशियल के बारे में मैंने ये बताया कि अगर टेंजेंशियल फोर्स यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो स्पीड का इंक्रीमेंट होगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसका दोनों कंपोनेंट, स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका एक कंपोनेंट इधर है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक तो इधर है, ये डायरेक्शन चेंज करने में लगा रहेगा अपना, और ये स्पीड को इंक्रीज कराने में लगा रहेगा। इस तरह से टेंजेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
टेंजेंशियल फोर्स के बारे में पढ़ा भाई। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू dv बाई dt। v मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, v का मतलब है मॉड वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल फोर्स। और फाइनली मैंने तुम्हें ये बता दिया, यहाँ पे डायग्राम से दिखाया कि अगर हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में है, कौन कौन भाई, तो टेंजेंशियल फोर्स एंड वेलोसिटी, या फिर बोलें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, दोनों जब अपोजिट में होंगे स्पीड में डिक्रीमेंट होगा। यहाँ देख रहे हो अपोजिट में होगा क्योंकि नेट फोर्स ये है, यहाँ पे नेट फोर्स ये है। इसको जब रिजॉल्व किया ये दोनों वाइट वाले कंपोनेंट मिल गए, एक टेंजेंशियल जो डायरेक्शन चेंज करने में लगा और एक टेंजेंशियल जो कि हमारा वेलोसिटी के अपोजिट में है। इसलिए वेलोसिटी के अपोजिट में है तो दिस विल कॉज डिक्रीमेंट इन स्पीड। ठीक है, यही हम लोगों ने एक्सप्रेशन अभी उधर भी लिखा था। बोलो भाई, अब यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ लें पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये इतना सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा आगे। फोर्स 2, एक्सेलरेशन 2, यूनिफॉर्म में सिर्फ एक ही रहेगा सेंट्रिपेटल, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन जरूर चेंज करना है, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है तो वेलोसिटी को डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा। और वो कौन कराएगा, सेंट्रिपेटल। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल फोर्स तो मस्ट है सर्कुलर मोशन के लिए, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। सेंट्रिपेटल तो रहेगा ही रहेगा। सिर्फ आप टेंजेंशियल का सोचो, टेंजेंशियल नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा, यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज करना नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज करना है। और स्पीड चेंज करने वाला होता है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है भाई। तो एक ही चीज़ को मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल ही सेट हो जाए। बोलो भाई, क्लियर हुआ या कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हो कि सर्कुलर मोशन, छत पे जाना और ऐसे ऐसे घुमाना और स्ट्रिंग एक ही बार छोड़ देना या कट कर दें या छोड़ दें, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, स्पीड में घुमा रहे हैं, छोड़ दिया तो देखोगे जिस टाइम पे छोड़ा उस टाइम पे जहां भी था वहीं से टेंजेंशियल थ्रो हो जाएगा पार्टिकल। उसके बाद तो अंडर ग्रेविटी जो होगा फिलहाल तुम्हारे सर्कुलर मोशन से आउट हो जाएगा, वो टेंजेंशियल थ्रो हो जाएगा। अगर तुम्हें यह आ जाए कि सडनली अर्थ मून पे फोर्स लगाना बंद कर दे तो क्या होगा, तो मून टेंजेंशियली भाग जाएगा। टेंजेंशियली यहाँ से जो इसका वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में आगे निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स लगाना बंद कर दिया अर्थ ने जब फोर्स लगाना बंद कर दिया तो इसका मतलब इसको डायरेक्शन चेंज करने वाला रीज़न ही खत्म हो गया। अब जब ये फोर्स लगा ही नहीं रहा तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये टेंजेंशियल थ्रो हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आएगा, जो होना होगा लेकिन इसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इसलिए फोर्स लग रहा है तभी ये सर्कुलर मोशन मून कर रहा है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दे तो मून टाटा बाय बाय कर देगा और फिर अर्थ पे कभी नज़र नहीं आएगा, अर्थ ऑब्जर्वर को कभी दिखेगा नहीं, मून भाग जाएगा। सिमिलरली सन अगर अर्थ पे फोर्स लगाना बंद कर दे तो अर्थ भी रोटेशन छोड़ देगा। सो कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, उसके बिना हो ही नहीं सकता। बोलो भाई, डाउट बोलो, पहलवानों डाउट बोलो। अभिषेक बोलो भाई, आर्यन, कासवी बोलो, हाँ बोलो। टेंजेंशियल फोर्स एक बार दोबारा बता दो। टेंजेंशियल फोर्स मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी ही होता है टेंजेंशियल। कोई भी सर्कुलर मोशन होना है तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही है वेलोसिटी का,
वो कौन करेगा? तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। ज़्यादा वेलोसिटी से सर्कुलेट करोगे, ज़्यादा सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। कम वेलोसिटी से करोगे, कम सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। v²/r है फोर्स। इसलिए ये तो सेंट्रिपिटल हो गया, लेकिन इस सेंट्रिपिटल से स्पीड नहीं चेंज होता, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड चेंज नहीं करता, उसके डायरेक्शन में चाहिए या उसके अपोजिट में। डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट में होगा तो डिक्रीज होगा। सो टेंजेंशियल, देखो दो ही तरह के एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है। सेंट्रिपिटल जो कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, और दूसरा एक्सेलरेशन जो हो सकता है यहाँ पे वो है टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल अगर इसी डायरेक्शन में है तो इसका स्पीड बढ़ेगा आगे चल करके। ये 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ आकर के ये और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, हो सकता है 4 मीटर पर सेकंड हो जाए। यहाँ पे वेलोसिटी जो था, यहाँ समझो 2 मीटर पर सेकंड था। अगर ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो गया। क्यों? ड्यू टू दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब भी अगर लग रहा हो इस पे, तो इसका मतलब स्पीड का और इंक्रीमेंट होगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये मान के चलो कि तुम अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते तो स्पीड कौन बढ़ाता भाई? तो उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक लाइन पे जब मोशन होता है तो dv/dt को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। वैसे ही समझो ये चेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ 80 सोचो तो 80 है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी डायरेक्शन में है तो ये हमेशा क्या करेगा भाई? तो वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ाता चलेगा। और पॉसिबिलिटी ये है भाई कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। देखो अगर तुमने एक्सपीरियंस किया है तो स्ट्रिंग लगा के अगर कभी घुमाया होगा, स्ट्रिंग लगाकर अगर कभी घुमाए हो, या तुम घर जा कर के आजकल में कर लेना, पेन में स्ट्रिंग लगाना, मम्मी से ले लेना थोड़ा 2 मीटर का 1 मीटर का स्ट्रिंग, ऐसा लगा के ऐसे घुमाना। घुमाओगे तो तुम देखोगे कि जब स्पीड तुम बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारा हाथ भी ऐसे ऐसे सर्कुलर करेगा मोशन। स्पीड बढ़ाना है तो हाथ भी बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। मीन्स जब पार्टिकल यहाँ होगा ना सर्कुलर मोशन में और स्पीड तुम बढ़ाना चाहते हो तो तुम फोर्स इसको सेंटर की तरफ नहीं लगाओगे, इस तरफ लगाओगे। स्पीड बढ़ाने के लिए जब यहाँ होता है तो इस तरफ फोर्स तुम लगाते हो। क्यों लगाते हो भाई इस तरफ का फोर्स? क्यों लगाते हो? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट हमें डायरेक्शन चेंज करे और एक कंपोनेंट इसका सेंटर की तरफ हो, तभी ये स्पीड इसका बढ़ता है। जब ये यहां रहेगा तो तुम इस डायरेक्शन फोर्स लगाओगे, जब यहां रहेगा तो तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, फिर ऐसे फोर्स लगाओगे ताकि इसका एक कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाए, दूसरा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करे। सो टेंजेंशियल जो होता है एक्सेलरेशन वही स्पीड बढ़ाता है। इसलिए बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं करना है तो 80 हो जाएगा, 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसलिए 0 हो जाता है क्योंकि स्पीड ही चेंज नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म में तो स्पीड चेंज करना होता है, तो जिस रेट से स्पीड चेंज करोगे उतना होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाम डायरेक्शन के हिसाब से है। टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, टेंजेंशियल ही एक्सेलरेशन है, यही स्पीड चेंज करेगा। सेंट्रिपिटल जो सेंटर की तरफ लगेगा वो स्पीड चेंज नहीं करता, वो डायरेक्शन चेंज करता है। This centripetal force is mass into centripetal acceleration, that is v²/r. mv²/r is known as centripetal force. अगर ये अपोजिट में हो जाए वेलोसिटी, ध्यान देना, अगर हमारा वेलोसिटी ऐसे है और इस पे फोर्स लगा, अगर ऐसे, सेंट्रिपिटल तो होना ही होना है, वो तो होना ही होना है सेंट्रिपिटल। इसके बिना तो डायरेक्ट सर्कुलर मोशन ही इमेजिन नहीं कर सकते बिना सेंट्रिपिटल का। हाँ, स्पीड में अगर डिक्रीमेंट होना है तो ऐसा फोर्स होगा कि इसका एक कंपोनेंट इधर है। मीन्स ये है टेंजेंशियल, ये है समझो नेट, ये है AC, ये है AT। इन्हीं दोनों का वेक्टर सम है A नेट। मीन्स A नेट एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ AC और प्लस AT होगा, और ये दोनों आपस में हैं परपेंडिकुलर हैं।
एक हमारा सेंटर की तरफ है, दूसरा टेंजेंशियल है। यहाँ देख रहे हो कि वेलोसिटी के अपोजिट में है एक्सेलरेशन। यहाँ क्या देख रहे हो भाई कि ये वेलोसिटी के अपोजिट में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बट एक्सेलरेशन का इधर है। सो दिस विल कॉज, क्योंकि ये एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी है, इसलिए ये क्या करेगा, स्पीड में डिक्रीमेंट। बोलो भाई, अब क्लियर हुआ? दो ही तरह के एक्सेलरेशन होंगे। सेंटर की तरफ फोर्स के बिना आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, क्या आप बिना सेंटर की तरफ लगे फोर्स आप बेंडिंग नहीं कर सकते, आप सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, तो याद होगा कि अगर तुम इसको टर्न लेना चाहते हो तो साइकिलिस्ट क्या करता है, ऐसे बेंड कर लेता है। ये भी आगे टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर 5 में। साइकिलिस्ट जो है वो ऐसे टर्न कर लेता है। साइकिलिस्ट इस पर बैठा हुआ है, समझो ऐसे बैठा हुआ है, साइकिलिस्ट जा रहा है तो ये बेंडिंग ऐसे कर लेता है। याद होगा अगर रेस देखा है, ESPN पे रेस होता है तो बाइक जा रहा है, ऐसे जब टर्न लेता है तो ऐसा बेंड करता है जैसे लग रहा है कि पैर इसका ना टच होने वाला है रोड पे, ऐसा हो जाता है। जब उधर टच करना होता है तो ऐसे हो जाता है, इधर बेंड करना हो ऐसे हो जाता है, इधर बेंड करना हो ये ऐसे हो जाता है। वैसे ही इस तरह से करने से क्या होता है भाई, अरे भैया इस तरह से करने से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ये ऐसे जो फोर्स यहाँ पे देखो, ये ऐसे टायर जो ऐसे कर दिया ना, ऐसे ये जा रहा था ऐसे सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ, तो ये जो टायर ऐसे बेंड करता है ना, तो ये रोड जो है, ये जो रोड है हॉरिजॉन्टल रोड, ये रोड इस पे ऐसे ही फोर्स लगाएगा क्योंकि ये इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है। देखो टायर अगर स्ट्रेट वर्टिकल होता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, तो रिएक्शन फोर्स भी वर्टिकल मिलता है। बेंड करके लगाओगे तो तुम भी ये जो फोर्स लगाएगा फ्लोर इसको, यानी रोड जो इस पे फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा भाई, तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये डायरेक्शन का जो फोर्स रोड लगाता है, इसी का एक कंपोनेंट होता है जो इसका एक वेट को बैलेंस करता है, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड लग रहा होता है mg। तो इसका एक कंपोनेंट जो रोड ने लगाया, इसका एक कंपोनेंट चल जाता है वेट को बैलेंस करने में, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है यही सेंटर की तरफ लगता है, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शन। यही इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ फोर्स देता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा रोड पे। मीन्स ये बात आप खोपड़ी में सेट कर लो। अगर स्ट्रिंग लगा करके और सर्कुलर मोशन करा रहे हो रहा है, स्ट्रिंग कट हो जाए और कोई फोर्स इसको सेंटर की तरफ ना लग रहा, तो ये स्ट्रेट चला जाएगा। क्यों डायरेक्शन चेंज करेगा भाई, डायरेक्शन चेंज कराने वाला ही नहीं है, तो डायरेक्शन चेंज करने वाला चाहिए होता है। ये तो खैर अभी नहीं इसको समझने का कोशिश करें, क्योंकि अभी आप लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं, तो ये समझने में थोड़ी परेशानी होगी। फोर्स एनालिसिस आप अभी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जो करना था वो एक्सेलरेशन का एनालिसिस, वो हम लोगों को देखना था। दो तरह के सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल है स्पीड चेंज करना। वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट में होगा। अब मान लो यहाँ पे है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन टेंजेंशियल अपोजिट में लगा, यहाँ आएगा स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड, स्पीड डिक्रीज हो गया। क्यों भैया डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमारा अपोजिट में था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसलिए ये स्पीड डिक्रीज करा रहा है। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि डाउट है अभी भी? नो सर। यस। चलो क्लियर है तो फिर डालो एक नज़र, कोई बात नहीं, एक नज़र फिर डालो। दो तरह का सर्कुलर मोशन बताया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं इन जनरल। नॉन यूनिफॉर्म में दोनों ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में सर्कुलर पाथ भी फॉलो करना है, और सर्कुलर पाथ कौन फॉलो कराएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही डायरेक्शन चेंज करेगा और सर्कुलर पाथ को मेंटेन करेगा।
और स्पीड में चेंज जो करना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड में जो चेंज होना है वो कौन करेगा भाई, तो वो टेंजेंशियल करता है। इसलिए ये दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है किस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज करते रहो, चलता रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेम स्पीड, समझो फॉर एग्जांपल मून का मोशन अर्थ के चारों तरफ हो रहा है, या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन, सर्कुलर पाथ समझते हुए। अब ये मत सोचने लगना एक्यूरेटली कि इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्स समझते हो, इलिप्स, चलो समझते हो या नहीं समझते हो बाद में पढ़ोगे इलिप्स। फिलहाल ये है कि एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, सर्कुलर से थोड़ा सा डेविएशन भी होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो खैर अभी इलिप्स की बात नहीं सोचने हैं, अभी बस ये सोचने कि एक सेंटर है और सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेम स्पीड से ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसमें एक ही एक्सेलरेशन है, वो है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में, इसलिए dv/dt इज जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। ओनली सेंट्रिपेटल है, डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी तो भाई वेरिएबल ही होगा क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ भी वेलोसिटी वेरिएबल, यहाँ भी वेलोसिटी वेरिएबल। एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट, ये भी पूछता है 1 मार्क्स में। बताओ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल और कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन देख रहे हो कि v² होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल कितना होता है, v²। तो v तो यहां पे सेम है, यूनिफॉर्म में v तो सेम है, 2² सेंट्रिपेटल 2², वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे v² एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ v² एक्सेलरेशन इधर है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, यहाँ v² इधर है भाई। तो क्या है, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है ना, तो वेरिएबल है। या कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी जो भी वेक्टर है वो डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है भले ही उसका वैल्यू सेम है। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा v² है, 2² है, क्योंकि 2 चेंज ही नहीं हो रहा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2² है। तो वैल्यू तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का सेम है, यहाँ भी 5 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, हेंस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग। और यहाँ तो भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं। एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है ही है। तो मेन पकड़ना है क्या, स्पीड से। स्पीड फिक्स्ड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पीड वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। सेंट्रिपेटल तो होना ही है, सेंट्रिपेटल तो होना ही है। इसलिए मैंने बताया कि 2 तरह के एक्सेलरेशन, 2 तरह के फोर्स, और किसका क्या काम है वो आप समझ गए। सेंट्रिपेटल का काम है डायरेक्शन चेंज करते रहना, और सर्कुलर पाथ, सेंट्रिपेटल ही हमारा फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है। ये अर्थ मून पे लगा रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स, या न्यूक्लियस लगा रहा हो इलेक्ट्रिकल फोर्स, या अर्थ लगा रहा हो मून पे ग्रेविटेशनल, या सन अर्थ पे लगा रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स, या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, बाइक चल रहा हो सर्कुलर पाथ में। तो वही मैंने बताया कि 2 तरह के एक्सेलरेशन, 2 तरह के हेंस फोर्स। सेंट्रिपेटल, इसी में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन गया। तो सेंट्रिपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू कीप और मेंटेन सर्कुलर पाथ, एंड टेंजेंशियल फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। सेम डायरेक्शन, स्पीड इंक्रीजेज अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड में डिक्रीमेंट। सारा बात को कितनी बार बोल दिया, अब बोलो डाउट है तो। अब इसी पे क्वेश्चन देख लेंगे तो बात बन जाएगी। थोड़ा और है,
भाई बोला करो, फोर्स इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये फोर्स है। अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ ए, एक और वेक्टर चाहिए जो कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हो। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर देख रहे हो, आई भी है, जे भी है, के भी है। तो इसका मेथड नंबर 1 ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है भाई कि एक ऐसा फोर्स, ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। भैया तो इसका आई भी है, जे भी है, के भी है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी है इसका इफेक्ट, वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस पे भी है। मतलब समझो कि ये एक तरह से ये वेक्टर है, इस तरह का है कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड की तरफ भी है। एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हैं इसके। अब कह रहा है जब तीनों कंपोनेंट है तो क्या ये सिर्फ आई वाला इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? सिर्फ आई वाला तो नहीं इसके परपेंडिकुलर होगा, नहीं हो सकता भाई। आई वाला परपेंडिकुलर तभी होता है जब ये पूरा का पूरा इसी प्लेन में रहता है वेक्टर। अगर इस प्लेन में वेक्टर होता तो हमारा आई कैप के परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आई जे के सब है। फिर से समझो, ये वाईजेड प्लेन जो है ना, वाईजेड प्लेन में मतलब वाईजेड प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो, अगर कोई वेक्टर वाईजेड प्लेन में हो, मतलब सिर्फ उसका सम जे कैप होगा और सम के कैप होगा, मीन्स सिर्फ वाई और जे कंपोनेंट होगा, तो समझेंगे कि वाईजेड प्लेन में ये वेक्टर है। तो अगर ऐसा वेक्टर होता तब ये आई वाला इसके परपेंडिकुलर होता। अगर कोई ए वेक्टर है, सारे लोग ध्यान से देखो, अगर ए वेक्टर है, मान लो हमने लिखा 2i + 3j, इसका मतलब क्या समझे कि सिर्फ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, इधर 2 और इधर 3, ये हुआ ना वेक्टर 2i + 3j। बोलो भाई, ये हुआ वेक्टर 2i + 3j। तो इसका मतलब ये xy प्लेन में ही हुआ ना, इसी प्लेन में है ना, ये z की तरफ तो नहीं जा रहा, सिर्फ xy प्लेन में ही है, z की तरफ इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ओनली x कंपोनेंट y कंपोनेंट, बस मीन्स इसी प्लेन में है। तो अगर कोई मान लो इस वाले वेक्टर की बात करें तो कोई भी अगर k डायरेक्शन, दैट इज z डायरेक्शन में अगर कोई होगा, मान लो 6k कैप, तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये xy प्लेन में है भाई, ये xy प्लेन में है और ये xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब फ्लोर पे, अब सारे लोग ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर फ्लोर पे दो वेक्टर ले लिया हमने, एक x और एक y, फ्लोर पे, क्लासरूम के फ्लोर पे ले लिया x और y, और जो वर्टिकली अपवर्ड होगा ये z डायरेक्शन है, तो कोई भी वेक्टर जो फ्लोर पे होगा उसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। जो फ्लोर पे होगा वेक्टर उसका सिर्फ x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। तो जो भी 2i + 3j है या 5i - 6j है, जो भी i j में जितने भी होंगे वो सब इस प्लेन में ही होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो 2i + 3j किस में है भाई? तो xy प्लेन में है, xy प्लेन में है। अब कोई भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि z डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर मिल जाए तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा? होगा ना भाई। एक हॉरिजॉन्टल में है वेक्टर i j वाला और एक k वाला मिल गया, k वाला खाली k में ही है, इसका मतलब ओनली z डायरेक्शन में है, तो वो तो भाई xy प्लेन में जो भी होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। यहां पे देख रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि ये आई कैप वाला ये किस पे परपेंडिकुलर है, मान लो 6i कैप एक वेक्टर ले लें, तो ये yz वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, इस वाले प्लेन में जो भी वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो yz प्लेन में वेक्टर कैसा होगा? जिसका y वाला हो और z वाला हो, मीन्स कुछ j हो कुछ k हो, वही तो होगा yz प्लेन में। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे मत जाना अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कॉमन सेंस बता रहा हूँ। कॉमन सेंस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है। क्यों भाई? क्योंकि यही वो मेथड है जो तुम्हारा टाइम सेव करेगा, यही है जो तुम्हारा क्वेश्चन को, ट्रिक को पहचानने में हेल्प करेगा। हर इंसान के पास 3 आँख होता है, हर इंसान के पास क्या होता है? 3 आँखें होती हैं, 2 तो जो देखता है 2 आँख, और तीसरा होता है इसके खोपड़ी पे जो दिखता नहीं है, वो होता है ब्रेन का आँख, कॉमन सेंस का आँख।
कॉमन सेंस से ऑब्जर्व कर लिए। 2 आंख तो देखता है कि ये इंसान कैसे बोल रहा है, तीसरा आंख बताता है कि ये ऑनेस्ट है या बेईमान है या चोर है या कौन है। वो तीसरा आंख ऑब्जर्वेशन आई। सो ऑब्जर्वेशन आई आप क्वेश्चंस के लिए भी खोल के रखो। ऑब्जर्वेशन आई ही है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, वही तुम्हें ज़्यादा स्पीड भी बढ़ाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में और क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पे जो हमें दिखा कि ये आई कैप वाला तो इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि आई कैप वाला किसके परपेंडिकुलर होगा, तो आई कैप वाला वाईजेड प्लेन में वेक्टर हो उसके परपेंडिकुलर। वाईजेड प्लेन में होने का मतलब है ओनली जे एंड के कंपोनेंट। तो क्या ऐसा वेक्टर था? ऐसा तो नहीं था, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये तो देख रहे हो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तीनों में 1 1 1 है। तो अगर तीनों में रहेगा तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये सिर्फ अगर मान लो यहाँ पे होता कि j प्लस के, अगर ऐसा होता या 2i प्लस के ऐसा होता तो इसके परपेंडिकुलर हो जाता, क्योंकि ये yz प्लेन में है और ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देख रहे हो आई वाला है और जे वाला, मीन्स ये एक्स वाई प्लेन में है। ये किस में है भाई? तो ये एक्स वाई प्लेन में है, और जब एक्स वाई प्लेन में है तो ओनली के वाला होगा, वही इसके परपेंडिकुलर होगा। ये ओनली के वाला थोड़ी है, ये तो आई जे के में, इसलिए ये भी नहीं हो सकता इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां देख रहे हो ये आई और जे वाला है, मतलब ये भी है एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वाला तो ओनली के वाला होगा, ओनली के वाला होगा, वही एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। ये क्या ओनली के वाला है? नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि इसका आई जे के तीनों में है, इसका भी आई जे के तीनों में है। आई जे के किसी का ऐसे है, किसी का आई जे के ऐसे हो जाए, हो सकता है। तो यही ऑप्शन ऑब्जर्वेशन मेथड से ये है। एलिमिनेट किया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यही एक ही ऑप्शन ही है इसका होने का, तो इसलिए इसी पे टिक लगाएंगे। ये हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है कि भाई जब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमें निकालना है तो मतलब ऐसा हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता हो। अरे भाई दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर, दो नॉन जीरो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, ये सबको मालूम है भाई। तो इसलिए ये वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो जो दूसरा वेक्टर ये है, तो क्या इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं हो सकता, क्यों? आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे तो 4 × 1 4, और आई डॉट आई तो 1 होता है। चलो ठीक है भाई। जे वाले को जे वाले के साथ करते हैं, क्योंकि जे को आई के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। याद है ना, डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला रहेगा तो 1 होगा। अरे डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस आता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। बोलो ठीक है? होता है ना ऐसा। और आई डॉट के भी करें तो 0 है, सिर्फ सिमिलर वाला। तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तुम्हें पूछ रहा है ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट 0 होना। तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई के साथ किया 4 मिला, जे को जे के साथ करेंगे +3 × 1 मिला, और के को यहाँ पे तो किसी के साथ करने की ज़रूरत है नहीं, दोनों के साथ 0 0 ही है। तो ये क्या 0 है? नहीं है 0, इसलिए नहीं हो सकता। या इसके साथ जब करेंगे तो क्या 0 हो सकता है डॉट प्रोडक्ट? नहीं होगा भाई। 6 और आई, ये तो हो जाएगा 6, और ये वाला 0 और ये वाला 0, तो इसलिए 6 रह गया। तो डॉट प्रोडक्ट 0 मिला नहीं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता परपेंडिकुलर। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। क्यों भाई? आई वाले को आई के साथ 3 मिलेगा, और ये जे वाले जे के साथ करेंगे -4 मिलेगा, और इसका तो 0 मिलेगा। तो क्या ये हुआ? नहीं, ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखो, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई 2 हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया। अब जे को जे के साथ करेंगे -1 के साथ, तो -1 और जे डॉट जे 1 होता है। अच्छा, के और माइनस के, तो यहाँ भी -1 हो गया, स्केलर का प्रोडक्ट हो गया माइनस के, और के डॉट के हो गया 1। तो इसलिए ये क्या हो गया? 2 - 1 - 1 दैट इज 0। तो ये वाला हो जाएगा, इस पर टिक लगा देंगे। बोलो भाई ठीक है? हमें परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना था, मतलब ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करना है जिसका डॉट प्रोडक्ट
इस वेक्टर के साथ 0 हो जाए, तो वो हमने ढूंढ लिया ऑब्जर्वेशन मेथड से या ऐसे करके देख लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द एंगल बिटवीन वेक्टर 2i + 4j एंड y एक्सिस, 2i + 4j वेक्टर एंड y एक्सिस के बीच में क्या एंगल होगा? अरे भाई देखो 2i + 4k, तो 2i + 4k का मतलब है x एक्सिस और z एक्सिस, यानी कि ये xz प्लेन में है भैया, ये xz प्लेन में वेक्टर है और y एक्सिस में कोई एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ एंगल बनाना, जब xz प्लेन में है और y एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री बनेगा भाई। i कैप k कैप मतलब क्या हुआ, कुछ i कैप और कुछ k कैप है, तो कुछ ये i कैप है और कुछ k, तो यानी कुछ i कैप है और कुछ k कैप है, मिल करके ये वेक्टर है, ये xz प्लेन का वेक्टर है। तो जब xz प्लेन का वेक्टर है तो ये इधर वाले पे परपेंडिकुलर है प्लेन, इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो इसमें और y एक्सिस में कितना एंगल होगा? तो भाई इस वाले प्लेन में कोई भी वेक्टर हो और y एक्सिस में 90 डिग्री का ही एंगल होगा, क्योंकि एक xz प्लेन मतलब समझो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और y एक्सिस वर्टिकल है, तो क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। ऑब्जर्वेशन मेथड डायरेक्ट कह रहा है कि 90 डिग्री होगा। फिर भी तुम दूसरा मेथड अगर अप्लाई करना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड समझ गए 90 डिग्री, क्योंकि y एक्सिस के साथ हमें देखना है x, तो y एक्सिस तो ऐसे है और ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, z एक्सिस तुम्हारी तरफ है समझो, तो ये हॉरिजॉन्टल समझो, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो ये वाला है तुम्हारा y एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये हुआ ना xz प्लेन, ये हुआ तुम्हारा xz प्लेन। तो जब 2i + 4k है, तो 2i + 4k जब वेक्टर होगा तो वो इस वाले ही प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और कह रहा है y एक्सिस के साथ कितना एंगल? भाई तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी वेक्टर हो y एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन मेथड से। फिर भी तुम y एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल निकालना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ कि ए वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ए वेक्टर अलोंग y एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं j कैप, बस ओनली j कैप कर सकते हैं, 2j कैप, 3j कैप, 5j कैप, 9j कैप, कुछ भी ले लें j कैप में, तो वो हो गया एक वेक्टर y एक्सिस की तरफ। अब इसका एंगल इसके साथ निकाल देना है, यही तो हमें चाहिए, इसका एंगल y डायरेक्शन से चाहिए, तो y डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर ले लेते भाई, 2j ले लें, 5j ले लें, 9j ले लें, कोई भी ले लें, उसके साथ एंगल निकाल देना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो याद होगा एंगल निकालने के लिए तो आपके पास दो टूल है, चाहे तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लो या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो। तो डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे तो इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा भाई, तो इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो j वाला है, j के साथ ढूंढेंगे, j है ही नहीं, j को i के साथ करेंगे 0 और j को k के साथ करेंगे 0, तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो गया। a का वैल्यू, तो a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू भी कुछ होगा भाई, √2a² + 4a²। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? cos थीटा का वैल्यू तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया। तो ये जब cos थीटा हमारा 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ए वेक्टर अलोंग y एक्सिस हमने लिया, ये लो, चाहे 4j कैप लो, चाहे 5j कैप लो, कुछ भी लो, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर। क्लियर है दोनों मेथड से? चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो भाई 72 नंबर है, 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। भाई वर्टिकल से 60 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है, ये है वर्टिकल सपोज y एक्सिस, इससे 60 डिग्री पे ये फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन मेकिंग 60 विद द वर्टिकल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। अब कह रहा है कि वर्टिकल 60 डिग्री है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बता दो भाई। तो क्या तुम वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बता सकते? ये तो मैंने कितनी बार बताया है कि किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो उस डायरेक्शन से जो एंगल है उसका कॉस से मल्टीप्लाई करो। तो मैं वर्टिकल से ही एंगल दे दिया। अब कोई बोलता है हॉरिजॉन्टल से एंगल ये है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दो। तो क्या बताते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f cos 60 डिग्री। यही तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट।
जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें चाहिए उसी डायरेक्शन से एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, वर्टिकल से ही 60 डिग्री दिया हुआ है। 5 न्यूटन एक्ट, ठीक है, अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल से 60 डिग्री डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, अरे भैया तो वर्टिकल कंपोनेंट यही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एफ वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट वो ये है, f का वैल्यू था 5 और cos 60 डिग्री हाफ, इसका मतलब 2.5, तो ये भैया 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर देखो, 73 नंबर, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी आईजे में, ये भी आईजे में, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है स्टार्टिंग में। तो कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर, मान लो ऐसा वेक्टर मैं सी निकालता हूँ भाई, ऐसा वेक्टर सी, तो कह रहा है फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी। तो भैया कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड वही है जो बी का मैग्नीट्यूड है। अच्छा भाई, तो सी का मैग्नीट्यूड वही है जो बी का मैग्नीट्यूड, तो भाई वही रख दो बी का मैग्नीट्यूड, और किधर है ये, पैरेलल टू ए है, पैरेलल टू ए है मतलब इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही काम कर रहे हैं। अब बी का वैल्यू कितना है तुम्हें पता नहीं है कि कितना है, बोलो भाई, ये है बी का वैल्यू, यही है बी का वैल्यू, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या ये नहीं पता है, 3i + 4j डिवाइडेड बाई √3² + 4² होगा ना भाई। वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैसे निकलता है, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो है, यही सी वेक्टर तुम्हें निकालना था, हो जाएगा भाई काम, बोलो। यही तो कराए थे, तो पहले भी कराए थे हम लोगों ने। आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, जितना वैल्यू का चाहिए वो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये न्यू वेक्टर जो बनाना है वो b के वैल्यू के इतना होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ b, तो b वाला मैग्नीट्यूड ही इसका मैग्नीट्यूड है, तो b रख दिया, और किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू a है। अरे भैया तो पैरेलल टू a मतलब एक डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, हटाओ इसको। यस सर। चलो अब देखो, ये तो समझ गए। 74 नंबर देखो, ए वेक्टर डेट मस्ट बी एडेड टू दिस वेक्टर सो डेट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। भाई इसमें क्या परेशानी है, वेक्टर मस्ट बी एडेड टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर में कौन सा वेक्टर, इसमें एंड इसमें, the vector that must be added to vector this and this so that the resultant vector is a unit vector along y axis। मतलब इन दोनों में क्या कोई तीसरा वेक्टर ऐड करें कि ये यूनिट वेक्टर बन जाए, मीन्स जो हमें चाहिए अननोन वेक्टर, मान लो f है वो अननोन वेक्टर, तो f प्लस ये वाला और प्लस ये वाला 3i + 6j - 7k, मीन्स इन दोनों में कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि ये क्या बन जाए, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बन जाए, मतलब ये जे कैप बन जाए। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस मतलब क्या, जे कैप बन जाए। तो अब क्या ये एफ नहीं निकाल सकते, जब ये प्लस ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस मिल गया हमें, तो ये एफ का वैल्यू निकल जाएगा ना भाई, ये जे रहने देना इधर और बाकी सबको इधर ले आना, -i कैप + 3j कैप - 2k कैप, ये वाला भी इधर जाएगा इक्वल टू के, तो -3i कैप - 6j कैप + 7k कैप। क्या ये नहीं निकाल लेंगे, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ रख लेंगे, बोलो हो जाएगा। ये कितना हुआ, जे कैप + 4j कैप हो गया और -6j कैप हो गया, -2j कैप वाला आया, और i वाले का देखेंगे तो -i कैप है, -3i कैप है, यानी कि -4i कैप हो गया, और k वाला देखेंगे -2k कैप है, +7k कैप है, तो ये +5k कैप हो गया, -2j - 4i, -2j - 4i और +5k, देखो आ गया ये आंसर। तो ये तो काम करने थे, देखो क्लियर है यहाँ तक। द एक्सप्रेशन दिस इज ए क्या है, यूनिट वेक्टर के नल वेक्टर के क्या है, तो क्या इसका भी मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पता लग जाएगा ना यूनिट वेक्टर है कि नल वेक्टर है कि √2 वैल्यू वाला है क्या है।
भैया है तो वेक्टर, स्केलर तो हो नहीं सकता, है वेक्टर। इसका कितना वैल्यू है तो इसका वैल्यू निकाल दो भाई, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 तो 1 हो गया, तो 1 वैल्यू मीन्स यूनिट वेक्टर है। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है ये, क्योंकि इसका वैल्यू हमने देख लिया 1 है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट्स लेंथ इन XY प्लेन। XY प्लेन में कितना लेंथ होगा? तो भाई देखो XY प्लेन में क्या लेंथ होगा, तो XY में X में है 3, Y में है 1, AY है 1, AX है 3, AY है 1 और AZ है हमारा 2। तो भाई XY प्लेन में क्या लेंथ होगा? मतलब X, Y और Z होता है ऐसे, X, Y एंड Z। तो X में है तुम्हारा 3, Y में है 1 और Z में है 2। तो Z में है 2, तो Z वाला हमें चाहिए नहीं, हमें XY प्लेन में कितना बड़ा लेंथ है? तो XY प्लेन में ये वाला लेंथ है, ये AY हमारा 1 है और ये वाला हमारा 3 है। तो ये 3 है और ये 1 है, तो इसका मतलब ये XY प्लेन में, यही तो है XY प्लेन, XY प्लेन में ये है लेंथ और प्लस इसमें Z वाला ऐड करेंगे तब जाके मिलेगा। हमें तो XY प्लेन वाला इसका चाहिए। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट्स लेंथ इन XY प्लेन। तो इसका लेंथ XY प्लेन में ये वाला है। XY प्लेन में तो इस वेक्टर का इतना ही लेंथ है। वो कितना है? तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √10। इतना लेंथ XY प्लेन में है। बाकी तो ये वाला जो है ये तो Z एक्सिस की तरफ है। XY प्लेन में तो इतना ही है, 3i की तरफ और 1j की तरफ, इसलिए ये लेंथ XY प्लेन में हुआ। बोलो क्लियर है? यस सर, यस सर। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो क्या भैया दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए तुम्हें दो मेथड बता रखा है भाई। कॉस थीटा का वैल्यू, दो वेक्टर है तो तुम ये कर लो, या साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई AB। इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो भाई, दो वेक्टर हैं। निकाल सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ होता है, इसमें निकालोगे वैल्यू तो तुम्हें आ जाएगा, अगर A.B वाला मान लो यूज़ करते हैं तो हमारा देखो cos थीटा आ जाएगा। A.B करेंगे तो A.B करेंगे तो इसके साथ करोगे तो ओनली J वाले के साथ करना पड़ेगा, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। तो J वाले के साथ करोगे 1 आ जाएगा, 1 हो गया A.B और डिवाइडेड बाई एक का मैग्नीट्यूड है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, फिर ये इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई √3। इसलिए थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स 1/√3। इसलिए अगर ये ऑप्शन होगा तो ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नॉन ऑफ दीज पे टिक लगा देंगे। बोलो ठीक है। A.B डिवाइडेड बाई AB यूज कर लिया हमने। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये भी तो कई बार बताए हैं भाई, जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना हो, इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना हो तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यूनिट वेक्टर इसके और इसके, तो क्या करोगे, A क्रॉस B जो होगा, A B दोनों दिया हुआ है, A वेक्टर भी दिया है, B वेक्टर भी दिया है, तो जब A और B दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये मिला A क्रॉस B, दोनों के परपेंडिकुलर। तो A क्रॉस B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तुम्हें, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो भाई ये है वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, 1 वैल्यू का चाहिए, ये यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। भैया तो A क्रॉस B निकाले हो, उस A क्रॉस B जो आया उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। A भी पता है, B भी पता है, तो A क्रॉस B पहले निकाल लिया डिटर्मिनेंट मेथड से, याद होगा डिटर्मिनेंट मेथड, I.J.K लिखा और यहाँ पे 2 4 6 लिखे और इधर -3 -2 -3 लिखे। ये हम लोग निकाल रहे हैं B क्रॉस A, क्योंकि पहले इसका लिख दिया कोफिशिएंट तो B क्रॉस A निकला। तो A क्रॉस B निकालो चाहे B क्रॉस A का, हमें तो मॉड चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये निकालेंगे तो याद होगा आई कैप वाला लेते हैं तो ये वाला रो कॉलम हट जाता है, ये वाला का याद काम करते हैं। फिर -J कैप लेते हैं, याद रखना -J कैप लेते हैं तो ये वाला रो ये कॉलम खत्म हो जाता है और ये वाला होता है।
तो ये सब तो तुम्हें पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसी के वैल्यू से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, हो जाएगा। बोलो भाई। तो बस इन सब यही सब टाइप का तो है क्वेश्चन इसमें। वेक्टर पी मैक्स एन एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस इक्वल टू कितना, अरे जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, अरे जेड एक्सिस से तुम्हें एंगल निकालना है तो जेड एक्सिस पे ले लो ना एक वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग ले लो एक वेक्टर। वो क्या ले लोगे, कुछ भी ले लो, 8 के कैप ले लो, 2 के कैप ले लो, कोई भी एक वेक्टर मान लो ले लिया हमने सी वेक्टर। यही हो गया हमारा, फ्रॉम जेड एक्सिस निकालने हैं एंगल्स। इस वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल, तो जेड एक्सिस पे कोई भी वेक्टर ले लो, 2 के कैप ले लो, 8 का कैप ले लो, 10 के कैप ले लो, कोई भी ले लो। अब इसका इसके साथ एंगल निकालना है तो क्या नहीं निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट से निकाल देंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखो बाकी सबके साथ बेकार हो जाएगा, 4√2 बच जाएगा बस, 4√2 × 8 ये हो गया, 8 × 4√2 k डॉट के हो गया 1, ये डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू तो भाई 8 है ही, और इसका वैल्यू कितना है तो इन सब का कर दोगे, cos थीटा का वैल्यू जो आएगा हो जाएगा आंसर। नहीं समझे, cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, a डॉट सी डिवाइडेड बाई a × c। तो a डॉट सी तो कर लेंगे ना भाई, 8 के कैप को इसके साथ करेंगे तो सिर्फ के कैप वाला ही तो चाहिए, तो 4√2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और k डॉट के हो गया 1। इसका इसके साथ करोगे 0 हो जाएगा, इसके साथ करोगे 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकल चुका। अब एक वेक्टर का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू क्या है तो √6 स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, ये डाल देंगे, जो वैल्यू आएगा मिल जाएगा, कॉस इनवर्स लगा देंगे, हो जाएगा। अब तो टाइम हो गया।